Hello students, my name is Mohammad Shamshad Alam. Now we will here discuss about the 10th class history, the third chapter, that is nationalism in India. नेशनलिज्म इन इंडिया, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम के लिहाज से भी और आपके लाइफ के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्योंकि देश के बारे में मालूम भी होना, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि आप जिस देश से बिलोंग करते हैं, उनके जो हमारे लीडर्स रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे जो मतलब आपके जितने भी देश प्रेमी रहे हैं, उनके बारे में भी मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस आज करेंगे, तो टाइम पीरियड स्टार्ट है 1915 से और एंड होगा हमारा 1934 में, ठीक है, जब गांधी जी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लास्टली मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लास्ट मतलब कंप्लीट करते हैं अपना, और वहाँ से फिर मतलब जो है तो 1950 से 34 के बीच में जो जो चीज़ें इंडिया के अंदर हुई हैं उनको हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले 1915 से। और 1915 से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ये जो साल है 1915 इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ऑन दिस डे महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका। गांधी जी अफ्रीका गए हुए थे और वहाँ से इंडिया रिटर्न आए थे 1915 में, और इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन ही बन जाता है। और बहुत बार मतलब हर जगह, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर मतलब जो है एंट्रेंस हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि व्हेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका, गांधी जी अफ्रीका से रिटर्न कब आए थे। तो इन 1915 में गांधी जी रिटर्न आए थे अफ्रीका से इंडिया। अब जब इंडिया आए अफ्रीका से गांधी जी, तो इसके बाद से इवेंट्स का चेन जो है वो शुरू हो जाता है हमारे देश में। और इवेंट्स का चेन क्या है यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो 1915 के बाद 1917 ये जो साल है, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो मूवमेंट है इंडिया में गांधी जी का, वो शुरू होता है 1917 से ही, जिसे हम लोग चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं। कौन सा मूवमेंट है? चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट जो है 1917 अप्रैल के महीने में गांधी जी को बुलाया जाता है बिहार से, और राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पे गांधी जी बिहार पहुंचते हैं। और बिहार में एक जगह है चंपारण, वहाँ पे मतलब जो है इनको जाना होता है गांधी जी को। तो 1917 में गांधी जी बिहार जाते हैं, और जो ऑपरेसिव मतलब जो है आपके ब्रिटिश का सिस्टम चल रहा था कि जहाँ वहाँ के किसान थे उनसे ज़बरदस्ती वो लोग नील की खेती जो है वो करवा रहे थे, और इसकी वजह से बंगाल, बिहार, इन सब के किसान जो है वो परेशान थे। तो गांधी जी ने इनके सपोर्ट में मतलब जो है ब्रिटिश के खिलाफ वहाँ से आवाज़ उठाई। तो पहला जो मूवमेंट गांधी जी का शुरू हुआ इंडिया आने के बाद, वो 1917 से शुरू हुआ। और ये कहाँ से शुरू हुआ? तो आपके मतलब जो है चंपारण मूवमेंट से शुरू हुआ। और बिहार में किसने इनवाइट किया था गांधी जी को? राजकुमार शुक्ल ने इनवाइट किया था। और ये जिनके घर मतलब ठहरे थे उनका नाम था संतराद जो है उनका नाम था संतराद। और अल्मोड़ा मतलब वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट था आपका अमोलवा विलेज में वहाँ पर मतलब रुके थे, अमोलवा गांव में, ठीक है, गांधी जी। तो इस तरीके से गांधी जी 1917 में पहला जो मूवमेंट स्टार्ट किया वो चंपारण मूवमेंट था। और चंपारण मूवमेंट के बाद फिर अगले ही साल 1918 में एक नए मूवमेंट को मतलब जो है गांधी जी जो है वो अंजाम देते हैं, और वो मूवमेंट था आपका खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट जो है ये गुजरात मतलब जो है वहाँ का एक गांव है खेड़ा, और वहाँ पे मतलब जो है जो आपके किसान थे वो लोग परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि वहाँ पे जो ड्राउट जो है वो आ गया था, जिसकी वजह से उनकी फसल जो है वो सही नहीं हो पाई। दूसरी चीज़, वहाँ पर एपिडेमिक मतलब जो प्लेग था वो फैला हुआ था। तो इसकी वजह से वो लोग टैक्स देने के मतलब जो है फेवर में नहीं थे, और ब्रिटिश जो है उनसे टैक्स डिमांड कर रहे थे। तो गांधी जी गए और गांधी जी को उन्होंने कहा कि आप हमारा टैक्स जो है वो अंग्रेज़ों से कहकर माफ़ करवा दीजिए।
तो गांधी जी ने मतलब जो है सत्याग्रह किया और इनकी मदद की, जिसकी वजह से मतलब जो है खेड़ा मूवमेंट का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। तो एक तो मूवमेंट पहला जो 1917 में स्टार्ट हुआ चंपारण मूवमेंट, फिर 1918 में जो खेड़ा मूवमेंट था वो शुरू हो गया, फिर 1900 मतलब जो है 18 में एक और मूवमेंट शुरू हुआ और जिसका नाम था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। तो अहमदाबाद में ये भी गुजरात में ही हुआ था। अहमदाबाद में मतलब जो है वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया था, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और स्ट्राइक करने के 3 रीज़न थे। पहला रीज़न था कि उनका जो वर्किंग आवर्स था वो बहुत ज़्यादा था और वो लोग वर्किंग आवर्स को घटाने की डिमांड कर रहे थे। दूसरा, उनके जो वेजेस थे वो बहुत कम थे, ठीक। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जो उनको मतलब प्लेग जो जैसे इपिडेमिक आता था तो उसमें उन लोगों को मतलब जो है कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था जो उन लोगों को नहीं मिला था। तो इसकी वजह से मतलब इन लोगों ने वहाँ पर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो कर दिया और फिर गांधी जी ने इनके सारे डिमांड्स को मतलब जो है अंग्रेजों से पूरा करवाया। तो इस तरीके से 1918 तक गांधी जी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए और उसके बाद 1919 में अगले ही साल एक लॉ पास हुआ जिसे ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं हम लोग, रॉलेट एक्ट और ब्लैक एक्ट। तो इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि जितने भी मतलब पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको वो बिना किसी चार्ज के अरेस्ट कर सकते हैं और 2 सालों तक उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। मतलब कि 2 सालों तक उनको सबसे पहले अरेस्ट करने के बाद जेल काटनी पड़ेगी, 2 साल के बाद से उनके ऊपर मुकदमा जो है वो चलना शुरू होगा। तो इसके खिलाफ जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और गांधी जी ने अप्रैल 1919 में लोगों से हड़ताल करने की डिमांड की। मतलब जो है तो गांधी जी ने जब डिमांड किया हड़ताल करने का तो पूरे इंडिया से मतलब जो है गांधी जी के सपोर्ट में लोग आ गए और इसकी वजह से मतलब जो है बहुत सारे जगह पे जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब फोर्सफुली प्रदर्शन भी हुआ और बहुत सारे मतलब जो है ऑफिशियल्स जो प्लेसेस थे ब्रिटिश के, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या पोस्ट ऑफिस हो या फिर मतलब जो है आपके अदर्स जितने भी गवर्नमेंटल ऑफिसेस थे, उनको निशाना बनाया गया और लोगों ने मतलब जमकर वहाँ पर तोड़फोड़ की। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश को मतलब जो है उन सारे मूवमेंट्स को दबाने के लिए जो है उन्होंने जनरल ओ डायर को अपॉइंट किया। तो जनरल ओ डायर को जब अपॉइंट किया तो उसी टाइम अमृतसर में भी मतलब जो उसी तरीके का जो लोगों का ऐतराज़ था वो चल रहा था और वहाँ पर मतलब जो है डॉक्टर किचलू थे, उनको वो अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसके बाद मतलब जब अरेस्ट किया गया तो उनके खिलाफ मतलब जो है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक। तो जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो यहाँ पर भी मतलब जो है 1919 में ब्लैक एक्ट के खिलाफ अमृतसर में भी प्रोटेस्ट चल रहा था और जो इंडियन लीडर्स को पकड़ा गया था उनके खिलाफ भी मतलब जो है लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस तरीके से मतलब जो है आपके 2 लोगों की वजह से अमृतसर में 2 मेन लोग थे जिनको मतलब अरेस्ट किया गया और वो 2 मेन लोग कौन थे जिनको अरेस्ट किया गया था, तो किचलू थे जो उनको मतलब जो है अरेस्ट किया गया और दूसरे मतलब जो थे सत्यपाल मलिक। तो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को अरेस्ट किया गया था। तो इनको छुड़ाने के लिए लोगों ने मतलब जो है अमृतसर में जलियांवाला मतलब एक बाग था, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर के और वो उस टाइम जो सीज़न चल रहा था वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल चल रहा था बैसाखी का, क्योंकि पंजाब का जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है वो बैसाखी है। तो वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे और मिल करके मतलब जो है वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे। उसी दौरान जनरल ओ डायर आते हैं और जो एग्जिट गेट होता है और एंट्रेंस गेट होता है उन दोनों पर मतलब जो है वो बंद करवा देते हैं और वो जो पार्क था वो चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरा था। लगभग 2000 लोगों पर, निहत्थे लोगों पर वो गोलियां चलवाते हैं जिससे मतलब जो है लगभग सारे लोग जो है वहाँ पर वो मारे जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम के वाइसराय थे जो इंडिया में थे, ठीक है, उन्होंने ही जनरल ओ डायर को अपॉइंट किया था और ये जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1900 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 मतलब 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल बुलाया था पूरे भारत में और उसके 1 हफ्ते के बाद मतलब 13 अप्रैल मतलब 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ और ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है, जो पंजाब में है।
तो अमृतसर में ये इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इसके लिए कौन जिम्मेदार था? जनरल ओ डायर। और उस टाइम भारत के मतलब जो वाइस राय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उसके बाद मतलब उधम सिंह जो थे उन्होंने मतलब जो है काम किया कि जो जनरल ओ डायर थे उनको मतलब जो है मारने के लिए वो लंदन चले गए, और वहाँ पे उनको मतलब उधम सिंह ने जो है लंदन में जाकर के जनरल ओ डायर को मार दिया। तो उधम सिंह, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जनरल ओ डायर को किसने मारा था, किस भारतीय ने मारा था? तो उधम सिंह ने, और उनके नाम से मतलब जो है रेलवे स्टेशन भी है जो जम्मू में है, ठीक है, उधम सिंह रेलवे स्टेशन। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और ये क्यों हुआ था आप लोग को पता चल गया। इसके पीछे क्या रीज़न था? रॉलेट एक्ट, क्योंकि रॉलेट एक्ट ऐसा एक्ट था जो ब्लैक एक्ट भी उसको कहा जाता था। पेपर वगैरह ने भी 6 मतलब अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया कि ये जो एक्ट है वो ब्लैक एक्ट है, काला कानून है, क्योंकि इसमें जो है लोगों के अधिकारों को मतलब जो है दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। तो ब्रिटिश ने इंडिया के जो आईएनसी के लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उनको सप्रेस करने के लिए मतलब ये मूवमेंट चलाया था रॉलेट एक्ट का, लेकिन ये एक्ट कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा पूरे भारत में एतराज़ किया। और फिर उसके बाद जब 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ तब गांधी जी और ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करने की सोची। तो 1 अगस्त 1919 मतलब 1 अगस्त 1919 को एक इंसिडेंट होता है भारत में, और वो मतलब जो है दिन होता है जिस दिन आपके जिसको हम लोकमान्य कहते हैं, मतलब बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी दिन गांधी जी पूरे भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो फॉर्मली तरीके से अनाउंस करते हैं। 1 अगस्त, याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ डेट। 1 अगस्त 1919, और इस दिन बाल गंगाधर तिलक, जिनको हम लोग लोकमान्य कहते हैं, उनकी जो है मृत्यु हुई थी। और उसी दिन मतलब जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फॉर्मली तरीके से पास किया था, लेकिन ऑफिशियली जो है ये पास नहीं हुआ था। तो ऑफिशियली 4 सितंबर को मीटिंग हुई, 4 सितंबर 1919 में आईएनसी की, जिसे हम लोग स्पेशल मीटिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, एट कोलकाता में ये मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मीटिंग में जितने भी लोग थे उन लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने गांधी जी की जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो कंसेप्ट था उनको नकार दिया, क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग भारत में ब्रिटिशर्स रह रहे हैं वो अभी तक इसलिए सरवाइव कर पाए हैं क्योंकि हम लोगों ने उनके साथ कॉपरेशन किया है। अगर हम उनके साथ कॉपरेशन नहीं करते हैं तो वो लोग भारत छोड़कर चले जाएंगे, और मतलब इस तरीके से हमें स्वराज जो है वो अचीव हो जाएगा। स्वराज क्या होता है? स्वराज मतलब 100 और राज, यहाँ पे देखिए हिंदी का 100 का मतलब होता है स्वयं, मतलब खुद से, और राज का मतलब होता है शासन, मतलब खुद का शासन, मतलब कि सेल्फ रूल। तो इंडिया जब अंग्रेज जो है जब भारत मतलब छोड़कर चले जाएंगे तो इंडिया पे सिर्फ किसका शासन रह जाएगा? भारत के लोगों का। तो इसीलिए वो कहते थे कि अगर हम नॉन कॉपरेशन करते हैं तो 1 साल के अंदर हमें स्वराज जो है वो अचीव हो जाएगा, ठीक। और ये जो स्वराज का कंसेप्ट है फर्स्ट टाइम जो है वो किसने दिया था? तो दादा भाई नेहरू जी। तो दादा भाई नेहरू जी ने मतलब 1906 में ये कंसेप्ट दिया था, व्हेन द ईयर मुस्लिम लीग वाज फाउंड, मतलब इसी साल मुस्लिम लीग का फाउंडेशन हुआ, क्योंकि मुस्लिम लीग के फाउंडेशन से 1 साल पहले 1905 में अंग्रेज ने एक चाल चली थी जिसमें बंगाल को उन्होंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, ठीक। तो बंगाल को डिवाइड करके तो उन्होंने ये सोचा, क्योंकि पहले ज़्यादातर मूवमेंट्स में ये लोग पार्टिसिपेट बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा करते थे 1905 के वक्त, ठीक है। तो अंग्रेज़ों को ये लगा कि इसको डिवाइड अगर हम कर देंगे हिंदू मुसलमान में तो ये दोनों आपस में बढ़ जाएंगे और इससे हमारा फ़ायदा होगा कि मतलब ये लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब लेकिन हुआ इसका उल्टा। 1905 में जब उन्होंने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बंगाल को डिवाइड किया तो आधा हिस्सा जो है मुसलमानों को दे दिया और आधा हिस्सा जो है हिंदुओं को दे दिया, ठीक। लेकिन जो लोग थे वो समझदार थे, उनको मालूम था कि ये अंग्रेज क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं, और उन्होंने मतलब जो है फिर 1905 से लेकर के 1908 का जो दौर था भारत का,
1905 से लेकर 1908 का जो दौर था ये स्वदेशी मूवमेंट का दौर था। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। ये स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या होता है? अपने देश के बने हुए सामान को इस्तेमाल करना। तो 1905 में जब पार्टीशन हुआ तो गुस्से में भारत के लोगों ने अंग्रेजों का जो सामान था, खाने पीने का सामान, उनके जितने भी मतलब यूजेबल थिंग्स थे, उनको यूज करने से मना कर दिया। और इस तरीके से अंग्रेजों का जो इंपोर्ट था भारत में सामान, जो वहां ब्रिटिश से ला करके भारत में बेच रहे थे, वो 50% हो गया, जिसकी वजह से मतलब इन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। तो इसी स्वदेशी मूवमेंट जो है तो 1905 जो डिवीजन हुआ था बंगाल का, वहां से शुरू हुआ और 1908 तक चला था ये मूवमेंट। उसके बाद स्वराज जो बुक है, मतलब स्वराज जो कंसेप्ट है, ये दादा भाई नौरोजी का दिया हुआ है, जिसको अब मतलब जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी मिला हुआ है, क्योंकि ये बहुत एजेड आदमी थे और ये आईएनसी के 3 बार प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। आईएनसी मींस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार मतलब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब दादा भाई नौरोजी जो थे वो 1906 में इन्होंने स्वराज का कंसेप्ट दिया था कलकत्ता में। तो ये जो दौर आपका चल रहा है कि 13 अप्रैल 1919 और इसके बाद जो इंसिडेंट हुआ तो 13 अप्रैल को, तो इस इंसिडेंट के बाद से लोग और ज़्यादा गुस्सा गए और उसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन करने की सोची। फिर फॉर्मली तरीके से 1 अगस्त 1919 में नॉन कॉपरेशन अनाउंस हो गया पूरे भारत में। लेकिन 4 सितंबर को 1919 में जब आईएनसी की मीटिंग हुई कलकत्ता में, तो मतलब सरोजनी नायडू, सीआर दास, फिर उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, इन लोगों ने इनको सपोर्ट करने से मना कर दिया गांधी जी को, और उसके बाद ये पास नहीं हो पाया। फिर दिसंबर 1919 में मतलब जो है आईएनसी ने नागपुर में मतलब जो है आपके जो मूवमेंट था आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको फाइनली पास कर दिया। और इस वक्त जो सीआर दास से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था महात्मा गांधी का, वो खत्म हो गया। तो सवाल ये है कि यहां पर एक सवाल बन गया आपको, इन दोनों को अगर याद नहीं भी रखते हैं आप तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको याद रखना है कि किस जगह पर या किस वक्त मतलब जो है आपका एनसीएम मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो पास हुआ था। तो दिसंबर 1919 में आईएनसी ने नागपुर सेशन में, नागपुर मतलब महाराष्ट्र में, तो नागपुर सेशन में मतलब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मंजूरी दी। और इसमें लोग जो है वो मान गए कि चलो ठीक है, गांधी जी अगर कह रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। तो उसके बाद से दिसंबर 1990 से मतलब ये शुरू हो गया। इसी पैरेलल मतलब इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट भारत में चल रहा था और उस मूवमेंट का नाम था तो भारत में मतलब उसी के साथ साथ एक और मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत भारत में 1919 में ही हुई, ठीक है, 1919 के मतलब दौर में शुरू हुआ साल में। और इस मूवमेंट का मतलब जो है फाउंडेशन, तो खिलाफत कमेटी बनी और इस कमेटी के फाउंडर थे, ठीक है, अली ब्रदर्स मतलब 2 भाई थे, एक का नाम था मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है, और मौलाना मोहम्मद अली, और दूसरे का नाम, ठीक है, मोहम्मद अली, और दूसरे जो थे आपके तो मौलाना मोहम्मद अली, एक तो ये भाई थे और दूसरे थे शौकत अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ये दोनों भाई जो है इन्होंने मिल करके खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यू टू द रिस्टोरेशन ऑफ पावर ऑफ खलीफा इन तुर्की। खलीफा जो होते हैं वो रिलीजियस लीडर्स होते हैं मतलब जो है तुर्की के। तो जब तुर्की में ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश का कब्जा हुआ। तो ब्रिटिश ने ये कहा कि जब हम पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे तुर्की में तो दोबारा से खलीफा को उनकी जो पावर्स हैं वो रिस्टोर कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। और उसकी वजह से वहाँ के जो मुसलमान थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मतलब जो है आपके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। भारत में भी भारत के जो मुसलमान थे वो तुर्की के लोगों के सपोर्ट में यहाँ पर भी खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू किया। और जिसको हमने बताया कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब शुरू किया गया, 1919 में। और इसी वक्त 1919 में ही खिलाफत कमेटी का फाउंडेशन रखा और 2 लोगों ने मौलाना अली, ठीक है, और शौकत अली,
तो शौकत अली और मोहम्मद अली इन दोनों ने मिलकर के मतलब जो है खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हिंदू मुस्लिम को एक कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम के जो लीडर्स थे वो खिलाफत मूवमेंट की तरफ थे और जो मतलब जो है इंडिया के लीडर्स ज़्यादातर थे वो किसकी तरफ थे, तो आईएनसी की तरफ थे, जो नेशनल मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ चल रहे थे। तो गांधी जी ने दोनों को 1920 में मतलब कंबाइंड कर दिया, खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, ताकि इस मूवमेंट को स्ट्रेंथ मिले और इससे ये मूवमेंट आगे बढ़े। तो ये काम की चीज़ है यहाँ पर कि किस वर्ष मतलब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मतलब जो है मिलाया गया था, खिलाफत मूवमेंट के साथ अटैच किया गया था 1920 में। खिलाफत मूवमेंट जो है वो कब शुरू हुआ, 1919 में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ, ये भी 1919 में। ठीक है, तो ये मतलब जो है चीज़ें आपको बेसिक मैंने बता दिया। अब क्या होता है आगे कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्टेप वाइज होना था कि पहले मतलब जो लोग गवर्नमेंट नौकरीज में हैं, जो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी छोड़ दें अपनी। बच्चे जो स्कूल्स में कॉलेजेस में हैं जो ब्रिटिश के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं उनको वो छोड़ दें। ठीक है, और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं उनको वो बाइकआउट कर दें। तो ये सारी चीज़ें हुई, सब ने अपनी अपनी जॉब्स जो हैं वो छोड़ दी, सब सारे लोग आ गए ठीक है इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के लिए, और ये मूवमेंट जो है ज़ोरों शोरों से चलना शुरू हो गया। और जब ये मूवमेंट चलने लगा तो उसके बाद मतलब जो है इंडिया में जो है फिर प्रॉब्लम जो है एराइज होना कब से शुरू हुआ, तो प्रॉब्लम एराइज शुरू हुआ कि 1900 मतलब जो है आपके 1922 में 5 फरवरी 1922 एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है चौरी चौरा। ठीक है, ये गोरखपुर में मतलब जगह है, गोरखपुर यूपी। ठीक है, तो चौरी चौरा एक मतलब पुलिस स्टेशन का नाम था। ठीक है, वहाँ पर लोग जो है भीड़ इकट्ठा हुए और उन्होंने मतलब जो है उस थाने को जला दिया और बहुत सारे लोग जो है उसमें मर गए, 20-22 लोग तकरीबन मरे थे। ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 में जब मतलब ये जो मूवमेंट था ये जब आपके वायलेशन इख्तियार कर लेता है तो गांधी जी इससे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी क्योंकि उनका जो मेन मोटिव था कि नॉन वायलेंस, कि आपको मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, ताकत से मतलब जो है चीज़ें हासिल नहीं करनी है। तो इस वजह से गांधी जी काफ़ी नाराज़ हुए और एक हफ्ते के अंदर मतलब के आफ्टर, तो अगर हम लोग कहें कि 12 फेब मतलब 12 फरवरी 1922 को गांधी जी विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब यहाँ पर हम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया, खिलाफत मूवमेंट भी 1919 में शुरू हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी 1919 में शुरू हुआ। फिर उसके बाद गांधी जी और अली ब्रदर्स ने मिलकर के इस मूवमेंट को यूनाइट करके नॉन कॉपरेशन अलॉन्ग विद द खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। फिर ऑन 5 फेब 1922 एक इंसिडेंट होता है जिसका नाम है चौरी चौरा इंसिडेंट, जो जगह है गोरखपुर यूपी में। यहाँ पर मतलब एक थाने को ये लोग आग लगा देते हैं, गुस्साई भीड़, और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ क्या बनता है, तो सवाल ये 3 सवाल यहाँ पर बन रहा है आपका। पहला कि कहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पास हुआ था, तो एट नागपुर, कलकत्ता में पास नहीं हुआ था, क्योंकि कलकत्ता की जो मीटिंग थी वहाँ पर ये मूवमेंट फेल हो गया था। क्यों फेल हुआ, क्योंकि इस सेशन में जो CR दास थे, सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये लोग गांधी जी के सपोर्ट में नहीं थे। उसके बाद दूसरी बार जब ये मीटिंग हुई दिसंबर 1919 में, उसी साल ये मीटिंग नागपुर में हुई थी जिसमें ये मूवमेंट को पास कर दिया गया। उसके बाद अली ब्रदर्स जो मूवमेंट चला रहे थे उसका क्या नाम था, खिलाफत मूवमेंट नाम था। उसके बाद अली ब्रदर्स में 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली मिलकर के इस मूवमेंट को शुरू किया था ताकि जो तुर्की के मतलब जो है सुल्तान हैं उनके पावर्स को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, उनको जो अधिकार थे वहाँ पर मिले हुए वो दोबारा से उनको लौटाया जाए। फिर 1920 में दोनों को एक कर दिया जाता है। फिर सवाल ये पूछा जाता है कि वाई गांधी जी विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो वापस क्यों ले लिया था।
ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट। ये याद रखिएगा कि किस इंसिडेंट की वजह से वापस लिया था, तो चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का दौर जो है ये खत्म हो जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग कि इस मूवमेंट के दौरान जो पैरेलल मूवमेंट चल रहे थे, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने गांधी जी की बात सुनकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो करना चाहा। जैसे कि अवध में, मतलब अवध जो है ये लखनऊ का पुराना नाम है, तो अवध में जो है अवध किसान, मतलब अवध किसान सभा भी हम लोग कह सकते हैं, अवध किसान सभा, फाउंडेड बाय J.L. Nehru and बाबा रामचंद्र ठीक है। तो अवध किसान सभा मतलब के यूपी के गांव में जा जाकर जवाहरलाल नेहरू ने और रामचंद्र ने, बाबा रामचंद्र ने, ये एक सन्यासी थे जो कि फिजी में इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में इनको लेकर जाया गया था। और ये जानते थे लोगों का दुख, क्योंकि भारत से, जब भारत मतलब जो है कॉलोनी था ब्रिटिश का, तो भारत से बहुत सारे लोगों को पकड़कर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग आइलैंड्स पे ले जा करके उनसे खेतीबाड़ी करवाते थे और अंग्रेज़ों को उससे फ़ायदा होता था। तो इस तरीके से मतलब इन्होंने भारत के किसान को मतलब जो है जागरूक किया और कहा कि जितने भी मतलब आपके लैंडलॉर्ड्स वगैरह हैं और जो आपसे मतलब टैक्स वगैरह लेते हैं, उन सब की आप मुखालफत करें। तो उसकी मुखालफत करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। तो सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अवध किसान सभा किसने फाउंड किया, तो J.L. नेहरू एंड बाबा रामचंद्र ने, इन दोनों ने मिलकर के मतलब यूपी में ये शुरू किया। उसके बाद है अल्लीरू सीताराम राजू, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अल्लीरू सीताराम राजू। ये एक ट्राइबल थे, मतलब जो है आपके ट्राइब्स थे जो जंगल में रहते थे। तो इन्होंने मतलब जो है अपने कुछ जंगली लोगों के साथ मिल करके गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के कंसेप्ट्स को बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया और लोगों को जागरूक किया कि गांधी जी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत में लाए हैं और अंग्रेज़ों को वो भगा देंगे। और इसी वजह से इनको मतलब एक कंसेप्ट, एक स्लोगन भी यहाँ से मतलब जो निकल करके आया है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत का जो कंसेप्ट था ट्राइबल्स लोगों ने ही दिया था। और ये कहाँ पर मतलब थे, तो गोडेम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में, मतलब ये आपके है, तो गोडेम हिल्स में मतलब जो है वहाँ पर ये इन्होंने ये मतलब मूवमेंट शुरू किया था, गोडेम हिल्स आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि अल्लूरी सीताराम राजू जो थे वो स्वतंत्र भारत का कंसेप्ट लेकर के चले थे और गांधी जी के साथ साथ चल रहे थे। इन्होंने गोडेम हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में ये मूवमेंट मतलब शुरू किया था और इससे मतलब जो है भारत में बहुत मतलब जो है लोगों ने, जितने भी ट्राइबल्स थे, उन्होंने उनको हेल्प किया। ओके, तो इसके बाद देखेंगे कि कुछ वर्कर्स ने भी गांधी जी को सपोर्ट किया, ट्राइबल्स ने किया, फिर उसके बाद किसानों ने किया। अब वर्कर्स की बात करते हैं। तो वर्कर्स लोगों ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि जो किसान थे, ठीक है, फार्मर्स, जो लोग इंडेंचर्ड लेबर की तरह मतलब काम कर रहे थे अपने ही देश में, जैसे असम के कुछ किसान थे जो टी गार्डन वगैरह में काम कर रहे थे, तो उन लोगों को भी मतलब जो है गांधी जी का कंसेप्ट जो है वो पता चला। तो वो लोग गांधी जी के कंसेप्ट जो स्वराज है उसका मीनिंग निकालते थे कि अपने घर वापस जाना। उनके लिए क्या था, जो लोग बाहर रह रहे हैं या फिर जो लोग अपने ही देश में मतलब दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं, उन लोगों का मेन यही मतलब था कि हम आज़ाद हो जाएं और अपनी मर्जी से अपने घर आ सकें, जा सकें। क्योंकि एक मतलब लॉ था उस टाइम पास, ठीक है, और वो लॉ था आपका इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, ठीक है, जो कि 1859 में पास हुआ था। इस एक्ट के तहत कोई भी मतलब जो है आपके किसान
जो आपके प्लांटेशन वर्कर है वो प्लांटेशन फील्ड छोड़कर अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता है जब तक कि उसको परमिशन ना दिया जाए। तो बहुत सारे लोग थे जो इस तरीके से परेशान थे। वो लोग जब गांधी जी का उन्होंने नॉन कॉपरेशन और मतलब स्वराज का कंसेप्ट सुना तो वो लोग वहाँ से मतलब भागने लगे। और जब वो मतलब जो है भागने लगे तो सबसे बड़ी मुश्किल पेश ये आई कि भागने तो लगे लेकिन वहाँ पर हर चीज़ मतलब स्ट्राइक पे था। स्टीमर्स बंद थे, ट्रेन मतलब जो है उस टाइम जो रोडवेज ट्रांसपोर्ट थी वो नहीं थी उस टाइम। तो ये सारी चीज़ें जब डेवलप नहीं थी तो और नहीं चल रही थी तो इसकी वजह से ये लोग पकड़े गए और बहुत बुरी तरीके से इनको फिर पीटा गया। तो बहुत सारे लोगों ने गांधी जी के इस कंसेप्ट को मतलब हाथों हाथ लिया और सपोर्ट किया और भारत में अलग अलग जगहों से अपनी अपनी तरफ से लोगों ने जिससे जितना हो सकता था उन्होंने किया। तो इस तरीके से हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में देख लिया कि किस तरीके से भारत में लोग जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो किसान भी सपोर्ट कर रहे थे, प्लांटेशन वर्कर्स भी सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में शहर के लोग थे वो लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस दौरान इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर था नहीं, तो कन्वे जो मैसेज होना था वो सही से लोगों तक नहीं पहुंच पाया वक्त पे जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक पार्टी की बात करेंगे जिसका नाम है स्वराज पार्टी। तो जब ये मूवमेंट ख़त्म होता है मतलब जो है 12 फरवरी 1922 में, उसके बाद से मतलब जो है कुछ दिनों तक मतलब पूरा भारत शांत रहता है। उसके बाद फिर से सब लोग जो नौकरी छोड़े हुए होते हैं वो अपनी नौकरी पे वापस चले जाते हैं। जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस छोड़ देते हैं वो फिर अपने अपने मतलब स्कूल कॉलेजेस रीज्वाइन कर लेते हैं, वर्कर्स वगैरह अपने काम पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक कंसेप्ट ये भी क्लियर नहीं था कि अगर भारत मतलब मान लो कि आज़ाद हो भी जाता है अंग्रेज़ों से तो कैसे चलेगा, फिर कौन इसको चलाएगा। उस टाइम कोई प्रोमिनेंट लीडर था भी नहीं भारत के अंदर, तो ये भी एक मतलब इनसिक्योरिटी थी। तो ऑन 9th Jan 1923 ऑन 9th Jan 1923 एक पार्टी का फाउंडेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी फाउंडेड बाय C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। ठीक है, C.R. दास, इनका नाम है पूरा चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर के स्वराज पार्टी का फाउंडेशन रखा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको स्वराज का कंसेप्ट समझाया था। स्वराज, स्व का मतलब स्वयं, राज का मतलब रूल, खुद का रूल। ठीक है, तो स्वराज जो कंसेप्ट है ये दिया था आपका दादा भाई नेहरू ने, लेकिन स्वराज पार्टी का फाउंडेशन रखा था C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन पूर्ण स्वराज अगर वर्ड आ जाए कि पूर्ण स्वराज, ये किसने स्लोगन दिया था? तो पूर्ण स्वराज स्लोगन गिवन बाय द सन ऑफ मोतीलाल, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट दिया था 1929 में एट रावी रिवर, रावी नदी के तट पर खड़े होकर के लाहौर में मतलब जो है पूर्ण स्वराज डिमांड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि कंप्लीट, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमें टुकड़ों में आज़ादी नहीं चाहिए या हमें मतलब उसमें शेयर नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश हमारा है तो हमें इस देश को चलाने का मौका मिलना चाहिए, ना कि कोई हमें उसका शेयर दे। ठीक है, तो इस तरीके से पूर्ण स्वराज डिमांडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। एंड ऑन 1920 ही डिक्लेयर्ड ऑन द 26th January 1930 will become the Independence Day of India। मतलब 26 जनवरी 1930 जो होगा वो भारत की आज़ादी का दिन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए इसी डेट को सजोकर रखा गया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक काम मिला कानून बनाने का, और जब कानून बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन कानून को लागू नहीं किया गया। फिर आफ्टर 2 months मतलब कि 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारत में संविधान लागू होता है। क्यों? सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रण लिया था कि हम लोग इंडिपेंडेंस 26 जनवरी को मनाएंगे, लेकिन इंडिपेंडेंस तो हमें 15 अगस्त को मिल चुका था, तो अब क्या मनाएंगे? तो उस दिन हम लोगों ने क्या मनाया यहाँ पर? रिपब्लिक डे।
तो 26 जनवरी को हम लोग उस दिन हमारे भारत के मतलब जो है पूरे देश के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 26 नवंबर जो है इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब संविधान दिवस। तो 26 नवंबर जिस दिन बनकर तैयार हुआ तो उसे हम संविधान दिवस कहते हैं, और जिस दिन लागू किया था उसे हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो इस तरीके से स्वराज का कंसेप्ट हमने समझा दिया आप लोगों को, पूर्ण स्वराज, फिर उसके बाद स्वराज पार्टी, ये तीनों चीज़ें जो है वो हमने समझा। लेकिन स्वराज पार्टी जो था, ये पार्टी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी लोग प्रोविंशियल इलेक्शन से मतलब जो है रिलेटेड थे उन्होंने वो इलेक्शन छोड़ दिया था। बाद में जब ये फिर से मतलब 1923 में जब दोबारा से स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने फिर से पार्टिसिपेट करने के लिए ये पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, जिसका मतलब जो है बाद में जवाहरलाल नेहरू उसके अगेंस्ट थे, अपने पापा के ही अगेंस्ट थे कि नहीं पॉलिटिकल पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें और ज़्यादा स्ट्रांग होके मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। चलिए और एक और इंसिडेंट की बात करते हैं हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के हेड थे सर जॉर्ज साइमन, और इसके 8 लोग इनके मतलब जो है साथ शामिल थे इस ग्रुप में। और इनको मतलब जो है 1927 में साइमन कमीशन जो बनी वो 1927 में बनेगी, याद रखिएगा अभी यहाँ पे, क्योंकि आगे अभी बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। एक तो ये वाला, इन दोनों ईयर्स में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और एक होता है 1930। ये 3 डेट है इसके अंदर। पहला 1927, 1927 में साइमन कमीशन जो है वो बनी, सेटअप हुई, ठीक है, लंदन में, ब्रिटेन में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इनको जिम्मा दिया गया था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को आपको जाकर के स्टडी करना है और देखना है कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरीके से आगे मतलब जो है भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। दूसरी चीज़ कि इसमें जो सब लोग थे, सारे लोग थे, 8 लोग थे ग्रुप में, 8 लोग ही ब्रिटिशर्स थे, एक भी भारतीय नहीं थे। और आईएनसी वाले, फिर उसके बाद मतलब जो है आपके मुस्लिम लीग वाले, वो लोग यही डिमांड कर रहे थे कि इसमें कम से कम मतलब जो है 50% इंडियन होने चाहिए। फिर 1928 में मतलब जो है साइमन कमीशन भारत आ जाते हैं, और 1928 में तो सवाल ये पूछा जाता है कि इन विच ईयर साइमन कमीशन विजिटेड इन इंडिया, किस साल साइमन कमीशन भारत आए थे। तो फरवरी 1928 के महीने में साइमन कमीशन जो है वो भारत आए थे। उसके बाद मतलब जब ये भारत आए तो इन्होंने मतलब यहाँ पर एक नारा आप लोगों ने सुना होगा, साइमन गो बैक। तो गो बैक साइमन का नारा जो है तभी लगाया गया था, गो बैक साइमन। तो साइमन को वापस मतलब भेजो, साइमन को वापस भेजो, इस तरीके का नारा चल रहा था। और इसी टाइम भारत के एक बहुत अच्छे लीडर का मतलब निधन हो गया लाठी चार्ज होने की वजह से, और वो थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, ठीक है। इनके ऊपर लाठी चार्ज होता है, और सुंदर्स जो जिसने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था, ठीक है, उनकी वजह से मतलब लाला लाजपत राय जो है 17 नवंबर 1920, ठीक है, 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 में। उसके बाद जिसने अभी हमने बताया कि सुंदर्स, जिसने ऑर्डर दिया था लाठी चार्ज किया, ठीक है, उसको जा करके मतलब जो है मारने वाले कौन थे, भगत सिंह। तो भगत सिंह जो थे वो मतलब जो है उसने सुंदर्स को मतलब जो है वो मारते हैं, और उसके बाद फिर भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 में मतलब जो है फिर उसके बाद इनको फांसी दे दी जाती है। तो 23 मार्च 1931 में भगत सिंह की डेथ होती है, और भगत सिंह किसको मानते हैं, सुंदर्स को वो मारते हैं, जिसने मतलब ऑर्डर दिया था लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज करने का। तो इस तरीके से मतलब जो है साइमन की स्टोरी थी। फिर 1930 में जब साइमन रिटर्न जाते हैं इंडिया से लौट कर, तो 1930 में ये अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जिसके बेसिस पर इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो है वो कानून बनता है। तो इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट विच वाज पब्लिश्ड बाय द सर जॉर्ज साइमन। सर जॉर्ज साइमन जो भारत आते हैं वो जो रिपोर्ट लेकर के जाते हैं, उसी रिपोर्ट के बेसिस पर वो कानून जो है वो बनाया जाता है, और इस तरीके से मतलब जो है साइमन का पूरा हिस्सा खत्म हो गया।
ठीक, तो यहां पर याद रखने वाली क्या चीज है आपको, डेट्स, कि साइमन कमीशन कब सेटअप हुआ 1927 में, साइमन कमीशन भारत कब विजिट किया 1928 में, साइमन गो बैक का नारा लगा, किस पर लाठीचार्ज हुई, लाला लाजपत राय पर, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। उसके बाद जिसने ऑर्डर दिया था सॉन्डर्स, उसको भगत सिंह जो है वो मार देते हैं, फिर भगत सिंह की जो है वहाँ पे मतलब उनको जो है फांसी दे दी जाती है 23 मार्च 1931 में। तो इस तरीके से साइमन कमीशन का पूरा जो मतलब मामला था ये यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो साइमन कमीशन से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो घुमा फिरा कर हर साल पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि साइमन कमीशन जो है वो कब सेटअप हुआ, दूसरा किस साल विजिट किया, ठीक है, फिर उसके बाद साइमन कमीशन ने कब अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, तो 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की। अब इसके बाद साइमन के बाद जो आप लोगों का पोर्शन है दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक मतलब जो है बहुत बड़ा टेबल था लंदन में, ठीक है, और जब मतलब जो है साइमन कमीशन जो है भारत आया और उसका विरोध हो रहा था, तो भारत से मतलब जो है ये रिपोर्ट गई और उसके बाद ही मतलब ये हुआ, और रिपोर्ट मतलब जो है लॉर्ड इरविन ने ये अनाउंस किया, ठीक है, और क्या नाम था उनका, लॉर्ड इरविन, कि इन लोग जो है वो कानून नहीं बनाएंगे, आपको भारत के लोगों को वहां पर ब्रिटेन में मतलब बुलाया जाएगा और आप लोग वहां जाकर के सजेशन दे सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो है वो भारत के कानून में होने चाहिए। तो लॉर्ड इरविन जो है ये मान जाते हैं, तो इसका इम्पैक्ट एक होता है लॉर्ड इरविन पर। लेकिन पहला जो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो होता है आपका नवंबर 1930 में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो नवंबर 1930 से स्टार्ट होता है ये कॉन्फ्रेंस और ये चलता है आपके जनवरी 1931 तक, ठीक, और इसमें मतलब जो है आईएनसी के एक भी लीडर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। फिर इसी दौरान इंडिया में चल रहा होता है 1930 के दौर में, आपने पढ़ा भी होगा, इस दौरान भारत में चल रहा होता है आपके साल्ट लॉ, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का चल रहा होता है। तो गांधी जी के जितने भी लीडर्स होते हैं, लगभग भारत से 1 लाख लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त जो है अरेस्ट किया गया था, और उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी खुद थे, मतलब के सरोजनी नायडू थी, इन सबको पकड़ लिया गया था और जेल में डाल दिया गया था। तो गांधी जी से एक डील हुई, ठीक है, और ये डील मतलब जो है हुई किससे, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के साथ। तो इरविन के साथ, इनके साथ क्या डील हुई कि इरविन को ये कहा गया कि आपने जितने हमारे बंदे पकड़े हैं उनको सबको रिलीज करना पड़ेगा, तभी मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाऊंगा। तो गांधी जी और मतलब जो है आपके लॉर्ड इरविन के बीच में जो डील होती है उस पर सहमति जो है वो बन जाती है। तो मतलब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होता है आपके 1931 से, ठीक है, और मतलब जिसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से बन गया अब, ठीक है, कि इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गांधी जी वॉज पार्टिसिपेटेड, किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी, ठीक। उसके बाद तीसरा मतलब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में होता है। तो आपके देखिए सिस्टमेटिक है 1930, 31, 32, 30, 31, 32। तो पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। तो 30 से शुरू होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 32 में जाकर के खत्म होता है विदाउट एनी कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते हैं, ठीक। इसमें सिर्फ एक ही शख्स ऐसे थे भारत के जिन्होंने इन तीनों मतलब जो है आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, और उनका नाम था डॉक्टर BR अंबेडकर। आप लोग सब जानते हैं उनको, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर यहां से भी एक सवाल आ गया कि
भारत के कौन से ऐसे शख्स थे जिन्होंने कि फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, सारे राउंड टेबल को अटेंड किया था? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया था। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते थे राउंड मतलब जो है भीमराव अंबेडकर और जो हिंदू महासभा के लोग थे, इनकी थिंकिंग जो है वो मैच नहीं करती थी, और ये अपने लिए मतलब जितने भी उनके दलित थे उनके लिए अलग वो इलेक्टोरल मतलब जो है जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो चाहते थे। लेकिन गांधी जी के सपोर्ट से और हिंदू महासभा और जो आपके बी आर अम्बेडकर है उनके बीच की जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी वो दूर हो गई और मतलब जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं हम लोग साल्ट मार्च पे, ठीक है, जिसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। गांधी जी ने ये कहा कि जो साल्ट लॉ है, कानून मतलब जो है कि अंग्रेज़ जो है वही बना सकते हैं नमक भारत में, भारत के लोग नहीं बना सकते हैं, और इसके मतलब जो है खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए गांधी जी। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अमीर भी खाते हैं, गरीब भी खाते हैं, गोरे काले सब खाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि एक ऐसा हथियार होना चाहिए जिसके दम पर हम अंग्रेज़ों को मतलब जो है हरा सकें। तो नमक जो है वो बहुत बड़ा हथियार जो है वो साबित होता है मतलब गांधी जी के लिए, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं एज ए वेपन। तो ऑन 31 जैन 1930 30 जनवरी 1930 को गांधी जी लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखते हैं जिसमें 11 पॉइंट्स मतलब 11 पॉइंट के बारे में वो जिक्र करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, मतलब डिमांड करते हैं। और लॉर्ड इरविन को वो 40 दिनों का वक्त देते हैं, ठीक। और फिर उन्होंने कहा कि अगर हमारी डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं होती है, मतलब देखिए उन्होंने 40 दिन का वक्त दिया और कहा कि अगर हमारा डिमांड जो है 11 मार्च तक पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग 12 मार्च से जो है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। तो वो तो लॉर्ड इरविन जो है उनकी बात मानने के लिए मतलब वो रहा, क्योंकि गांधी जी उसमें डिमांड कर रहे थे फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है, कि आप भारत को पूरा डोमिनियन स्टेटस दीजिए और आप छोड़कर चले जाइए, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकते थे। तो 12 मार्च को ये मूवमेंट शुरू होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये मतलब जो है आपके 6 अप्रैल तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जो है ये मूवमेंट चलता है। और ये जो टोटल 24 दिन मतलब जो है लोग पैदल चलते हैं, और इसमें 240 माइल्स जो डिस्टेंस था वो कवर किया जाता है। और कहां से कहां तक? तो साबरमती आश्रम से लेकर के, साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक, मतलब 240 माइल्स लोग पैदल सफर करते हैं 24 दिनों तक। इसका मतलब है कि 10 माइल्स पर डे, ठीक है, पर डे, मतलब हर दिन जो है लोग 10 मील चल रहे थे पैदल। और लगभग गांधी जी के साथ जो वॉलंटियर्स थे वो 78 वॉलंटियर्स मतलब साथ में थे। तो ये मेन चीज़ थी जो हमने आप लोगों को यहाँ पर लिख दी, और ये समझने वाली भी है कि 12 मार्च से उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया और 6 मार्च तक ये मूवमेंट चला। इसका मतलब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत जो है वो 12 मार्च से हुई और 6 अप्रैल तक, मतलब 6 अप्रैल को उन्होंने साल्ट लॉ ब्रेक किया, गए उन्होंने साल्ट उठाया और नमक बनाने के लिए लोगों को कहा। फिर अंग्रेज़ों और लोगों के बीच में झड़प हुई और इसमें बहुत सारे लोग जो है, हमने पहले ही बता दिया आपको, लगभग 1 लाख लोगों को अंग्रेज़ों ने मतलब जो है कस्टडी में ले लिया। और खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे जिनको फ्रंटियर ऑफ गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जब मतलब इतने सारे लोगों को ले लिया गया तो गांधी जी जो है फिर मजबूर हो गए मतलब जो है गांधी और इरविन पैक्ट करने के लिए। तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था वो हुआ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931, ठीक है। 5 मार्च 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये पैक्ट होता है। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है वो 5 मार्च 1931 में हुआ था। और इस तरीके से मतलब जो है ये फिर मूवमेंट भी इसी तरीके से गांधी जी जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, बहुत सारे लोगों को पकड़ लिया गया है, तो गांधी जी फिर इस मूवमेंट को विड्रॉल कर लेते हैं। तो दोबारा से फिर विड्रॉल हो गया। फिर उसके बाद मतलब जो है जब गांधी जी लंदन चले गए, लंदन से फिर रिटर्न आए
वहाँ पर भी गांधी जी की बात नहीं बनी, क्योंकि वहाँ भी गांधी जी ने डिमांड किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कि भारत को डोमिनियन स्टेटस चाहिए, उन लोगों ने नहीं दिया। फिर आए इंडिया, फिर वही खेल शुरू हो गया कि फिर गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, जवाहरलाल नेहरू को, फिर खान अब्दुल गफ्फार खान को, बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको फिर से मतलब अरेस्ट कर लिया गया। फिर 1932 में गांधी जी ने फिर से, जब वो रिटर्न आए मतलब जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, फिर से उन्होंने मूवमेंट जो है वो शुरू कर दिया। लेकिन ये मूवमेंट फिर 1934 में आकर के ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर अभी इतनी ज़्यादा मतलब कुव्वत नहीं थी कि वो उनको सपोर्ट कर सके, क्योंकि 2 बार गांधी जी मतलब जो है बिना डिमांड्स के पूरे हुए ही मूवमेंट को वापस ले चुके थे। फर्स्ट वाला हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखा, और दूसरा हमने मतलब जो है आपके सिविल डिसोबीडियंस में मूवमेंट में देखा। तो बिना अपने डिमांड्स को पूरा कराए गांधी जी को दोनों मूवमेंट्स वापस लेने पड़े थे। इसलिए जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था बाद वाला, वो उतना ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद कुछ बात करते हैं हम लोग भारत माता की इमेज का। तो भारत माता इमेज वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय भी कह लीजिए, जिन्होंने वंदे मातरम जो है वो लिखा था 1870 में, एंड लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन द आनंद मठ। आनंद मठ जो उनकी पुस्तक थी उसमें उन्होंने मतलब जो है इसके बारे में लिखा था। तो वंदे मातरम जो है ये आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था, और ये गाया गया था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम, जो अभी हमने बताया था 1905 से 1908 तक चला था स्वदेशी मूवमेंट। अब गांधी जी के कुछ बुक्स हैं जो पूछे जाते हैं आपके, जैसे सबसे पहला जो बुक है आपका 1909 में जो लिखी गई थी। तो गांधी जी के जो बुक है जो 1909 में लिखी गई थी, वो बुक मतलब जो है हमेशा मतलब इंडिया में पूछी जाती है, जो कि स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर ही जो पार्टीशन हुआ था 1905 से लेकर के 1908 तक, उनके बीच के दास्तान को बयान करता है। तो गांधी जी ने कौन सी ऐसी बुक लिखी थी, ठीक है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो गांधी जी ने जो 1909 में उनकी जो किताब थी, देखिए उनकी किताब बहुत सारी है, जैसे यंग इंडिया भी मतलब जो है गांधी जी की किताब है। फिर उसके बाद मतलब जो है आपके तो गांधी जी ने भी अपने मतलब जो है दौर में बहुत सारे मतलब किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों को भी आपको मतलब जो है देखना चाहिए, कभी कभी उनसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड दिस इज अबाउट द फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनलिज्म इन इंडिया, कैसे नेशनलिज्म जो है वो हुआ इंडिया के अंदर, और जो कंसेप्ट है हमारे देश में नेशनलिज्म का, वो 20th सेंचुरीज़ में मतलब जो है भारत के अंदर लोगों के अंदर आया। इससे पहले मतलब जो है वो सब अपने प्रोविंशियल एरियाज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहे थे, कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लड़ रहे थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।